नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी, आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी निबंध के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। कल तक हमने जो चर्चा की वो द्विवेदी युग की थी और द्विवेदी युग में जो परिवर्तन आए, अर्थात भारतेंदु युग से द्विवेदी युग में जो परिवर्तन आए वो साहित्यिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी हुए, क्योंकि निम्न वर्ग की जो समस्याएं थी वो अब उन पर भी निबंध लिखे जाने लगे थे। कृषकों की, मजदूरों ने लेखकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। धर्म पर निबंध कम लिखे गए, पर जो लिखे गए सांप्रदायिकता की अपेक्षा धर्म का व्यापक रूप प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया। सामाजिक और साहित्यिक स्थिति के बाद हम आर्थिक स्थिति के आधार पर लिखे जाने वाले निबंधों की चर्चा करेंगे। आर्थिक जागरण भी निबंधों का विषय बनने लगा, अर्थात जो समाज में और राजनीति में आर्थिक परिवर्तन आए वो भी निबंध के विषय बनने लगे थे। उद्योग, शिल्प, कृषि, व्यापार, सब पर निबंध लिखे जाने लगे थे। आचार्य द्विवेदी ने स्वयं इसे प्रमाणित किया और कुछ इस प्रकार के निबंधों की रचना उन्होंने की जिनमें अमेरिका में कृषि का कार्य प्रमुख है। इसके अतिरिक्त ये जो समय था द्विवेदी युग का, वो शैलीगत तरीके से भी महत्वपूर्ण रहा और अधिक प्रमाणित हुआ। जो भाषाई अशुद्धताएं थी उनको दूर करने की चेष्टा की गई और वर्णनात्मक निबंधों की सजीवता के साथ रचनाएं होने लगी। विचारात्मक निबंधों में सैद्धांतिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को स्थान दिया गया। भावात्मक निबंधों में भी क्या है, निबंधों का भी इस समय में विकास हुआ। यह सब इस युग के निबंधकारों के कर्तव्य का परिणाम था कि इस युग में प्रमुख लेखक जो हुए पंडित गौरीचंद हीराचंद ओझा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, इन सबके जो निबंध थे, सरदार पूर्ण सिंह, मिश्र बंधुओं के पद्म सिंह शर्मा, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जगदम्बा प्रसाद चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि जो निबंधकार रहे, इन सबका ही मिला जुला परिणाम था द्विवेदी युग, है ना। द्विवेदी युग के निबंध सामान्यतः विचारात्मक ही थे। भारतेंदु कालीन जो निबंध थे उनकी ही भांति तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति करते हुए ये निबंध थे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए ये निबंध थे। हास्य और व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक थी। ये भारतेंदु युग के बाद का परिवर्तन था। अध्यापक पूर्ण सिंह तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों को छोड़कर शेष के व्यक्तित्वता का स्फुटन नहीं मिलता है। मौलिकता मिलती है, नवीनता मिलती है, ताजगी मिलती है। वस्तुतः ये निबंध कम हैं, विचारों के संग्रह अधिक लगते हैं। व्याकरणिक दृष्टि में अवश्य इन निबंधों में भाषा की शुद्धता एवं परिमार्जित हुई है। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके नाम से ही निबंध का युग हम ले लेते हैं। द्विवेदी युग के समापन के बाद में शुक्ल युग माना जा सकता है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में सामने आए वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध के विकास की गति
को हम समझे तो आचार्य शुक्ल के निबंधों के साथ वह बहुत तेज हो गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 के निबंधों ने निबंध साहित्य के क्षेत्र में युगांतर परिवर्तन कर दिया था। उनके निबंधों ने पाठकों के समक्ष नए विचार, नई अनुभूति तथा नई शैली रखी। चिंतामणि के निबंधों का विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर मनोविज्ञान एवं चिंतामणि था एवं रसानुभूति के साथ था तथा उनके प्रतिपादन की में भी प्रौढ़ शैली का प्रयोग हुआ। उनके एक और चिंतन की मौलिकता, विवेचना की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगत होती है, जो दूसरी ओर उनमें लेखक की व्यक्तिगतता को भी स्थान मिला है, भावात्मकता को भी स्थान मिला है और व्यंजनात्मकता को भी स्थान मिला है। उनके निबंधों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा समन्वय हुआ कि इस बात का निर्णय कर पाना कठिन हो गया था कि इन निबंधों को व्यक्ति प्रदान कहे या विषय प्रदान कहे। ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ आदि मनोवृत्तियों का विश्लेषणात्मक ढंग से जो अत्यंत पैनी दृष्टि के साथ विश्लेषण किया गया। इन निबंधों में एक और उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता का भी परिचय मिलता है, तो दूसरी ओर उनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भी इन निबंधों में स्पष्ट होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध हैं, एक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं साहित्यिक तीनों के कार्यभार का निर्वहन अकेले शुक्ल जी ने चिंतामणि में सफलतापूर्वक किया। उनके साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबंध जैसे कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विभिन्न रूप, इनके जो महत्वपूर्ण काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, जो इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं, आदि आदि हैं, उनकी अभिव्यक्ति प्रतिभा, उनके स्वतंत्र चिंतन एवं मौलिक विचारों की धाक पाठक पर बैठ जाती है। उनके विचारों और निष्कर्षों से कोई चाहे सहमत हो या नहीं हो, किंतु उनकी मौलिकता सभी को स्वीकार करनी होगी। साधारणीकरण को, जिस समस्या को शताब्दियों को संस्कृत के आचार्य ने सुलझाने का प्रयत्न किया था, उसे शुक्ल ने नए ढंग से सुलझाने का प्रयास किया। वस्तुतः ऐसे नमोन्मेष शालिनी प्रतिभा को लेकर अवतरित होने वाले निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे शताब्दियों के बाद एक या दो ही दिखाई पड़ते हैं। निबंधकार शुक्ल जी की शैली में निजी विशिष्टताएं भी मिलती हैं। भारतेंदु युग की मौलिकता भी उनमें है, किंतु उनके छिछोलेपन से वो दूर रहे। द्विवेदी युग की विचारधारा उनमें, किंतु वैसी शुष्कता उनके निबंधों में नहीं मिलती है, उसका सर्वथा अभाव है। विचारों की गंभीर चोटियों के बीच बीच में वह हास्य व्यंग से ओतप्रोत उक्तियां किसी स्वच्छ शीतल निर्जर के कोमल मधुर कलकल स्वर की तरह सुनाई पड़ती है। कहीं लज्जा ग्लानि पर विचार करते हुए लिखते हैं कि लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो धातु में ही हो गई है, उपासक। आजकल जो बहुत सी बातें चांदी के ठेकों पर ठहरा दी गई है, जात धर्म, आचार्य धर्म सब पानी फिर गया है, सब टका धर्म हो गया है, सबकी टकटकी टके की ओर लगी हुई है। जो कहीं वे चाटुकार लोगों को खबर लेते हुए कहते हैं, इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी के ये निबंधों में ये सभी गुण मिलते हैं। जो गंभीर विषयों के निबंध लिखे गए हैं
उनके कुछ निबंध अति गंभीरता, अत्यंत प्रौढ़ एवं सूक्ष्मता के कारण साधारण पाठक के लिए पहेलियों से तुल्य अमूर्त, दुर्लभ एवं शुष्क अवश्य बन गए। शुक्ल जी के समय में अन्य निबंधकारों में डॉक्टर गुलाब